नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब सऊदी अरेबिया पहुंच गए दोस्तों। बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशन है उन्हें और स्ट्रेंथन करना चाहता है जो बाइडेन। पर देखिए 2019 में प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग के टाइम पर जो बाइडेन ने यह बोला था कि हम सऊदी अरेबिया को सबक सिखाएंगे, कि मतलब काफ़ी गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद सऊदी अरेबिया के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है वो पूरा ख़त्म ही करेंगे। तो 2019 में जो बाइडेन ऐसे बोलने के पीछे एक रीज़न था जमाल खशोगी। जमाल खशोगी एक सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट थे जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था। तो ये जमाल खशोगी का मर्डर हो जाता है टर्की में। बेसिकली सऊदी अरेबियन एम्बेसी में जमाल खशोगी का मर्डर हो जाता है और ऐसा एलिगेशन है सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इनका मर्डर करवाया करके। अब ये कार्टून देखिए दोस्तों, काफी सरकास्टिक कार्टून है। इसमें जो बाइडेन सऊदी अरेबिया पहुंचकर स्नीज कर रहा है। अब स्नीज करते वक्त खशोग करके शब्द निकलता है, तो बेसिकली जमाल खशोगी को इधर मेंशन कर रहा है। और देखिए सऊदी अरेबियन रूलर बोल रहा है आई टोल्ड यू नॉट टू मेंशन दैट नेम। तो बेसिकली जो बाइडेन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि 2019 में जो बाइडेन जो बोले थे उसके पूरा अगेंस्ट हो रहा है। अब खुद पहुंच गया सऊदी अरेबिया और उधर के प्रिंस सलमान के साथ बेसिकली रिश्ते और स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद इस तरह यूटर्न लेने की वजह क्या है दोस्तों? एक्चुअली 3 रीजन है। वो तीनों रीजन कौन कौन सा है आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये आर्टिकल द हिंदू में छपा था दोस्तों, डेली न्यूज में मैंने इंक्लूड किया था पर एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने बोला था आपको अलग एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये न्यूज काम आएगा। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है वो काफी पुराना है। 1945 में द देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी किंग अब्दुल अजीज इबिन सऊद के बीच में ये स्ट्रैटेजिक अलायंस शुरू हुआ था। तो बेसिकली अभी जो बाइडेन पहुंच गया सऊदी अरेबिया, जद्दा में एमबीएस से मिला। एमबीएस मतलब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस है। सऊदी अरेबिया का जो सुल्तान है उनका बेटा है एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो जद्दा में जो बाइडेन और एमबीएस की मुलाकात हुई। जद्दा बेसिकली एक पोर्ट सिटी है रेड सी कोस्ट में। ठीक है, और मीटिंग से एक हफ्ते पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब ने यह बोला है सऊदी अरेबिया एक क्रिटिकल पार्टनर है यूएसए का। देखिए अब तक सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो अब बोल रहे क्रिटिकल पार्टनर है। तो ये तीनों रीजंस कौन कौन सा है दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब्राहम अकॉर्ड्स। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आपको पता होगा, वैसे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। अब्राहम अकॉर्ड्स सेट ऑफ एग्रीमेंट्स है दोस्तों इसराइल और 4 अरब कंट्रीज के बीच में। कौन कौन से अरब कंट्रीज है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान। और ये अब्राहम अकॉर्ड्स को ब्रोकर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब ये अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुआ था। वैसे आपको पता होगा वेस्ट एशियन कंट्रीज में मैक्सिमम सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। और ये जो ईरान है वो एक शिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। और ईरान बेसिकली सारे अरब कंट्रीज का एक कॉमन एनिमी आप बोल सकते हो। ऊपर से ईरान जो है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम रिजर्व्स है और न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में है ईरान। इसलिए बाकी सारे जो अरब कंट्रीज है ईरान को अपोज करते हैं, क्योंकि उधर जितने कंट्रीज है वो सब न्यूक्लियर पावर नहीं है। अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो सारे कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। वैसे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में एक ही कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, वो है पाकिस्तान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान एक इकलौता मेंबर है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, इसलिए पाकिस्तान का वैल्यू भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाएगा तो इसराइल और बाकी जो अरब कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, ये बात आपको पता होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। पर जैसा ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है दोस्तों, तो इन कंट्रीज के बीच में एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप बन गया है और ईरान को ये सारे मिलकर काउंटर भी कर सकता है। वैसे इसराइल बहुत पहले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अले है। अब इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है और सऊदी अरेबिया सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वेस्ट एशिया में। तो अब सऊदी अरेबिया के साथ अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अच्छा खासा रिलेशन स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो वेस्ट एशिया में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब ये चाहता है दोस्तों, जैसे इसराइल के साथ यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान जैसे कंट्रीज पार्टनरशिप बना दिया है अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू, इस तरह सऊदी अरेबिया को भी उनके साथ रखने का।
तो बेसिकली वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। अब देखिए वेस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए सऊदी अरेबिया को अलग नहीं रह सकते, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री इन वेस्ट एशिया है, नहीं तो आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको यह भी देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ ये पार्टनरशिप या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन भी करें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है दुनिया में। वो ये चाहता है दुनिया भर में उनका एक प्रेजेंस हो, उनका एक डोमिनेंस हो, चाहे वो वेस्ट एशियन रीजन हो, अफ्रीकन रीजन हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, साउथ एशियन रीजन हो, यूरोपियन रीजन हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक रीजन में जो मेजर कंट्रीज है उनके साथ पार्टनरशिप मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अलायंस ज्वाइन किया है, बेसिकली क्वाड आप बोल सकते हो। इसमें क्या है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिया के साथ वैसे कोई प्यार नहीं है, वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक प्रेजेंस मेंटेन करना चाहता है, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी का आप अनुमान लगा सकते हो यूएसए अब सऊदी अरेबिया में जाके ये जो नाटक कर रहा है। सेकेंड फैक्टर है दोस्तों ईरान फैक्टर। इधर बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील की बात हो रही है दोस्तों। आप सबको पता होगा 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। अब ईरान न्यूक्लियर डील का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि ईरान को लिमिट करना है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करने से। बेसिकली ईरान के पास यूरेनियम बहुत है और ईरान का प्लान ये था 80% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने का। 80% मतलब इससे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील के हिसाब से ईरान जो है 3.67% से ज्यादा यूरेनियम जो है एनरिच नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, ये इंश्योर होगा ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो भी ये चाहता है, स्पेशली इसराइल जो ईरान के साथ दोस्ती में नहीं है। वैसे ऐसा बोला जाता है ईरान न्यूक्लियर डील साइन कराने के पीछे इसराइल का बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि इसराइल सबसे ज्यादा ये चाहते थे कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे। ठीक है, वैसे ईरान न्यूक्लियर डील कौन कौन से कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था ये बात आपको पता होना चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो P5 मेंबर्स है ना, परमानेंट 5 मेंबर्स, प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस जर्मनी, ये ईरान के साथ ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया था। वैसे जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था ना, इसराइल इतने खुश नहीं थे, क्योंकि इसराइल चाहते थे ईरान को और प्रेशराइज करो। ये जो 3.61% अलाउ किया है वो भी अलाउ नहीं करना है। ऊपर से ईरान न्यूक्लियर डील में केवल न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। इसराइल ये चाहता था न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ के और भी तो वेपन्स है वो तो ईरान बनाएंगे, तो इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाना था। पर देखिए उस वक्त बराक ओबामा इसराइल का इतना नहीं सुना। 2015 में जैसे अभी है ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था। बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड ट्रंप क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उस न्यूक्लियर डील से बाहर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था हम एक नया डील बनाएंगे जिसमें ईरान को हम और प्रेशराइज करेंगे। पर देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप चेंज हुआ है, जो बाइडेन आया है। पर जो बाइडेन के लिए एक काम इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओबामा का टाइम पर ईरान में एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इतना हार्ड लाइनर नहीं थे। पर अब ईरान में नया प्रेसिडेंट आया है और सारे जो अथॉरिटीज है अब ईरान का, वो सारे हार्ड लाइनर से इतना जल्दी सुनेगा नहीं, चाहे वो अमेरिका की बात हो या फिर यूनाइटेड नेशंस की बात हो। तो अभी के हिसाब से जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो एक हॉल्ट में है या बोल सकते हो। वैसे ईरान एक 25 ईयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया दोस्तों चाइना के साथ, और ईरान बहुत जल्दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन भी करने वाला है। ये बात आपको पता होगा, हमने काफी बार डेली न्यूज में आपको बोले थे। ईरान के साथ अब बेलारूस भी आने वाला है, ये भी आपने सुना होगा। और एक बात यह है दोस्तों, ईरान का डिमांड अब यह है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट किया है ना, वो भी रिमूव करना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, जैसे ईरान का गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उनके डिमांड्स भी ज्यादा हो गया है। तो जो बाइडेन के लिए अब इतना आसान नहीं है ईरान को मनाना। तो जो बाइडेन की स्ट्रैटेजी अब यह है दोस्तों, अकेला ईरान को तो मना नहीं पाएंगे, इसलिए और एक सोल्यूशन ढूंढा है। वेस्ट एशिया में जितने और कंट्रीज है ना जो ईरान के एनिमीज है ऑलरेडी, उनके बीच में जो रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन करने का। ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड से आधा काम तो हो चुका है, पर देखिए सऊदी अरेबिया के बिना ये वो सोच ही नहीं सकते। मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में अगर रिलेशन स्ट्रेंथन करना है, उसमें आप सऊदी अरेबिया को अलग नहीं रख सकते। ऊपर से रिसेंटली आपने सुना होगा यूएस और एक डील नेगोशिएट किया था बिटवीन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इसराइल,
दैट वुड सी इजिप्ट ट्रांसफरिंग द सॉवरनिटी ऑफ 2 रेड सी आइलैंड्स। रेड सी में 2 आइलैंड्स है दोस्तों, टिरान एंड सनाफिर, ये इजिप्ट के पास था। अब यूएस ब्रोकर करके ये जो टिरान एंड सनाफिर की सॉवरनिटी है ये सऊदी अरेबिया को ट्रांसफर किया है। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया को खुश करने का एक प्लान इधर चल रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये दोनों आइलैंड्स का नाम आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, टिरान एंड सनाफिर। तो आई होप सेकंड रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड एंड फाइनल रीजन, द यूक्रेन वार। दिस इज वेरी सिंपल रीजन दोस्तों। रशिया फरवरी 24 इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के बाद वेस्टर्न कंट्री सारे मिलकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पनिश करने के पीछे पड़ा हुआ है, और ये अग्रेशन की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में डिसरप्शन तो हो चुका है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी रशियन ऑयल को बैन किया है, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही तो लीड कर रहे हैं बाकी सारे कंट्रीज को रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने के लिए, तो खुद तो बैन करना ही पड़ेगा ना। और यूरोपियन यूनियन 90% ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को फेस आउट कर रहा है, एंड दे आर प्लानिंग टू इंपोज एन इंश्योरेंस बैन ऑन टैंकर्स कैरिंग रशियन फ्यूल। ठीक है, तो रशियन टैंकर्स जो फ्यूल कैरी करेंगे इनके ऊपर इंश्योरेंस बैन भी इंपोज करेंगे। ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $100 ए बैरल क्रॉस हो चुका है। जैसे ये इंश्योरेंस बैन भी आ जाएगा ना, प्राइसेस और ज्यादा हो सकता है। तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज में, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन क्राइसिस और ज्यादा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगा ही। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा है, 9.1% है। पिछले 41 ईयर्स में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ नहीं है। ऊपर से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अमेरिका ये चाहता है सऊदी अरेबिया टू पंप इन मोर ऑयल इनटू मार्केट टू स्टेडी प्राइसेस। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरेबिया से तेल चाहता है। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है दोस्तों जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो चाहे तो अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकता है। दूसरे कंट्री से जैसे वेनेजुएला, ईरान, पर ये दोनों के ऊपर अमेरिका ऑलरेडी सैंक्शंस इंपोज करके रखा है, तो उनसे भी नहीं ले सकते। तो अब एक ही सॉल्यूशन है, सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली एक तरफ अमेरिका रशिया को पनिश करना चाहता है, दूसरी तरफ उन्हें तेल भी चाहिए, क्योंकि तेल लेने के लिए एक ही जगह है दोस्तों, वो है सऊदी अरेबिया। तो जो बाइडेन के पास एक ही सॉल्यूशन है, सऊदी अरेबिया जाओ, मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाओ, और जमाल खशोगी गए तेल लेने। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आपको ये पूरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।